आज की इस वीडियो में हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में बात करने वाले हैं। हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन बेसिकली वो प्रोटीन है जो कि आपके रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी कि लंग से और हार्ट से मुख्तलिफ सेल्स तक। जो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर, जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होती है जो कि आपकी ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो ऑक्सीजन को कैरी कैसे करती है और इसके मुख्तलिफ जो है हम लोग फ़ीचर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखते आए हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हार्ट और लंग्स और ब्लड बेसिकली किस तरह से वर्क करता है, कि कैसे वो ऑक्सीजनेट होता है और कैसे डीऑक्सीजनेट होता है। और अगर आप इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमारी हार्ट और ब्लड वेसल्स के ऊपर वाली वीडियो देख लें। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग हीमोग्लोबिन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो राइट साइड पर आप देख सकते हैं, ये मैंने एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर लिया है। बेसिकली ये हमारे पास हीमोग्लोबिन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस हीमोग्लोबिन में ये जो है अमीनो एसिड की चेन्स हैं। ये जो आप देख सकते हैं अमीनो एसिड की चेन्स हैं और बेसिकली ये जो हमारे पास चेन्स हैं ये हमारे पास, इनको हम लोग कहते हैं ग्लोबिन, को हम लोग कहते हैं ग्लोबिन चेन्स या आप ग्लोबिन प्रोटीन भी कह सकते हैं। अमीनो एसिड की चेन्स जो कि मिलकर प्रोटीन्स बनाती हैं। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 4 चेन्स हैं। तो ये एक चेन है, ये एक चेन है, ये एक चेन है और ये एक चेन है। और हम लोग इनके ज़्यादा स्ट्रक्चरल डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिकली ये इनको ग्लोबिन कहा जाता है और यहीं से आपके पास ये हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन लफ्ज़ आया है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये थोड़े से छुपी हुई चीज़ है, ये वाली चीज़। और अगर आप देखें तो आपके पास ये भी यहाँ पर 4 पाए जाते हैं। ये जो ग्रीन आप ग्रुप से देख रहे हैं, ये यहाँ एक ग्रीन ग्रुप है, यहाँ एक ग्रीन ग्रुप है, यहाँ एक ग्रीन ग्रुप है और यहाँ एक ग्रीन ग्रुप है। ये जो ग्रुप है इसको हम लोग कहते हैं हीम ग्रुप। हीम ग्रुप। और ये जो हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास हीम है, ये इसी हीम ग्रुप से निकला है। और ये हीम ग्रुप जो है ये बेसिकली एक एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम ग्रुप्स मौजूद होते हैं। और हीम ग्रुप की मैंने एक बिगर पिक्चर ली है इस जगह पर। ये आप हीम ग्रुप देख सकते हैं। इसके अंदर आप इसका डिटेल स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि कहाँ पर आपके पास ये मिथाइल बॉन्ड्स हैं और कहाँ पर क्या क्या है। लेकिन हम लोग इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। हमें जो हीम ग्रुप के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो ये सेंट्रल जो आप चीज़ देख सकते हैं ये है। तो ये बेसिकली जो सेंटर में चीज़ है ये एक आयरन का आयन है। तो बेसिकली ये एक आयरन का आयन है। तो ये एक Fe++ आयन है, Fe2+ आयन है, Fe2+ आयन है। और इसी आयन के साथ हमारा जो ऑक्सीजन है वो जाकर बाइंड हो जाता है। और एक बार बाइंड हो गया तो हमारा हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के साथ, ब्लड के साथ चल पड़ता है और दूसरी जगह जाकर हमारे ऑक्सीजन जो है वो आयरन से जो है आयरन आयन से अनबाइंड होता है और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास 2 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल उठते हैं। सबसे पहले तो ये कि हीमोग्लोबिन को कैसे पता चलता है कि कब उसने जो है ऑक्सीजन को छोड़ना है और कब उसने जो है ऑक्सीजन लेनी है, कहाँ पर उसने ऑक्सीजन लेनी है, कहाँ पर उसने आयरन के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करना है और कहाँ पर उसने आयरन के साथ ऑक्सीजन को अनबाइंड करना है। और दूसरा सवाल ये है कि हीमोग्लोबिन ही क्यों? हीमोग्लोबिन में ऐसी कौन सी खास बात है जो इसको एक स्पेशल प्रोटीन बनाती है कि सिर्फ यही ऑक्सीजन को इतना इफेक्टिवली कैरी कर सकता है। तो बेसिकली इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। कोऑपरेटिव बाइंडिंग, बेसिकली कोऑपरेटिव बाइंडिंग। और बेसिकली इसका ये मतलब है, इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास ये हीमोग्लोबिन है और ये जो सेंटर में ये आपके पास आयरन का ग्रुप है, ये यहाँ पर ये सेंटर में आयरन का ग्रुप है। बेसिकली यहाँ पर एक ऑक्सीजन जाता है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जाता है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जाता है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जाता है और इस तरीके से एक हीमोग्लोबिन अप टू 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। तो बेसिकली कोऑपरेटिव बाइंडिंग में ये होता है कि अगर एक जो ऑक्सीजन का एटम है वो जिस भी तरीके से आए, अगर वो एक हीम ग्रुप के साथ अगर कनेक्ट हो जाए तो ये जो हीमोग्लोबिन का प्रोटीन है इसकी शेप कुछ इस तरह से चेंज हो जाती है कि जो बाकी 3 हीम ग्रुप्स हैं इनके साथ इसकी बाइंडिंग जो है वो मोर लाइकली हो जाती है और ज़्यादा आसान हो जाती है। तो बस एक ऑक्सीजन की लगने की देर है और बाकी तीन के साथ ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन खुद ब खुद जाके लग जाते हैं।
तो इसको हम लोग कोऑपरेटिव बाइंडिंग कहते हैं। और जब ऑक्सीजन उतरते हैं तो तब भी ये होता है, एक ऑक्सीजन के उतरने की देर है और बाकी 3 से भी ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से उतर जाते हैं। तो बेसिकली इसको हम लोग कोऑपरेटिव बाइंडिंग कहते हैं। लेकिन अभी तक वो सवाल बरकरार है कि अब हीमोग्लोबिन को कैसे पता चलेगा कि मैंने कब ऑक्सीजन को जो है उतारना है और कब ऑक्सीजन को जो है ले लेना है, क्योंकि इसके पास थोड़ा कोई ब्रेन है या कोई आइज़ हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे पास फीचर होता है उतारने और लेने वाला, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी जो है केमिस्ट्री को समझना होगा, और बेसिकली हमें ये भी समझना होगा कि ये कहाँ पर ऑक्सीजन को लेता है और कहाँ पर ऑक्सीजन को देता है। तो बेसिकली ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि ये हमारे पास ऑक्सीजन को लेता है एल्वियोलाई में, जो कि लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं। आप हमारी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हमारे पास ये कुछ एयर सैक्स होते हैं लंग्स के अंदर, जिनके पास जो जो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो अब बेसिकली यहाँ के करीब से हमारे पास एक ब्लड कैपिलरी गुजरेगी, और ऑफ कोर्स इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होंगे जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होगी। लेकिन यहाँ पर मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए एक हीमोग्लोबिन इस तरीके से बना रहा हूँ, जो कि होगा ऐसे नहीं, ये बहुत छोटे होगा। तो बेसिकली मान लेते हैं कि ये एक हीमोग्लोबिन है। अब क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास इन एल्वियोलाई में O2 मौजूद है, O2 मौजूद है। अब जब हीमोग्लोबिन ने O2 को पिकअप करना है तो इसकी शेप और होगी, और अब जब जहाँ पर इसने O2 को जो है वो डंप करना है, जहाँ पर इसने O2 को देना है, तो मसल मान लेते हैं कि ये कोई मसल है, ये कोई मसल है। और इस मसल के अंदर ऑफ कोर्स हम लोग वर्कआउट कर रहे होंगे, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होगी और इसको वो चाहिए होगी ऑक्सीजन, और ब्लड जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है। तो अब यहाँ पर ये कैपिलरी आएगी और इसके अंदर अगेन हीमोग्लोबिन मौजूद होगी, जो कि अपने साथ ऑक्सीजन लेके आ रही होगी, जो कि अपने साथ ऑक्सीजन लेके आ रही होगी। और अब इस हीमोग्लोबिन ने इसको ऑक्सीजन दे देनी है। इधर CO2 मौजूद है, अब इस मसल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं, इस मसल के अंदर CO2 मौजूद है, और इसको ऑक्सीजन चाहिए इस हीमोग्लोबिन से। तो बेसिकली इन दोनों जो कंडीशन हैं, ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन देना, इन दोनों में हीमोग्लोबिन की जो शेप है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो बेसिकली हमारे पास हीमोग्लोबिन की 2 मेन शेप्स होती हैं। जो सबसे पहले हमारे पास शेप है वो है हमारे पास टेंस शेप, टी शेप भी जिसको कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन की टेंस शेप का नाम है। तो बेसिकली ये नाम अपने आप पर ही बता रहा है कि इस शेप के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को डंप करेगा, ना कि लेगा। बेसिकली इसके अंदर, इस शेप के अंदर हीमोग्लोबिन के पास लो अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन है, और इसका मतलब ये है कि उसे ऑक्सीजन की अभी कोई चाहत नहीं है, तो उसके पास जो ऑक्सीजन होती है वो दे देता है। और दूसरी हमारे पास शेप है रिलैक्स्ड शेप, आर शेप, जिसका दूसरा नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसके अंदर हमारे पास है हाई अफिनिटी फॉर, और ये नाम भी बता रहा है हाई अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो बेसिकली जब भी हमारे पास हीमोग्लोबिन टेंस शेप में होगा तो वो अपनी ऑक्सीजन देना चाहेगा, कभी भी ऑक्सीजन नहीं लेगा, और जब भी वो रिलैक्स शेप में होगा तो वो ऑक्सीजन को जो है वो लेना चाहेगा। अब अगला सवाल ये उठता है कि ये शेप्स कैसे बनती हैं, हीमोग्लोबिन को क्या पता कि मैंने कब कौन सी शेप बनानी है। तो इसके लिए इसकी कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस शेप जो हीमोग्लोबिन, चूँकि एक प्रोटीन है तो ज़ाहिर है अपनी शेप, प्रोटीन बदलते रहते हैं डिफरेंट जो है चेन्स की जो है बाइंडिंग्स के ज़रिए और जो है रोटेशंस के ज़रिए। बेसिकली टेंस शेप जो है ये आपके पास बनती है इन बेसिक मीडियम। और इस बेसिक मीडियम का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो, यहाँ पे इसको कह सकते हैं कंपैरेटिवली बेसिक मीडियम। मैं बेसिकली लिख रहा हूँ, लेकिन कंपैरेटिवली बेसिक मीडियम थोड़े से जो है बेसिक मीडियम में एक हायर पीएच पे। जबकि जो आपके पास रिलैक्स्ड शेप है, जो आपके पास जो है सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया। बेसिकली जो है टेंस शेप जो है, मैं ना जाने इसको क्यों बेसिक लिख दिया, लेकिन टेंस शेप एसिडिक जो है एनवायरनमेंट में जो है वो प्रोड्यूस होती है, और रिलैक्स्ड शेप जो है वो बेसिक एनवायरनमेंट में जो है वो इसकी कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली जब भी आपने जो है एसिडिक एनवायरनमेंट होगी तो वो टेंस शेप बन जाएगी, और जब भी आपके पास बेसिक एनवायरनमेंट होगी तो आपके पास रिलैक्स शेप बन जाएगी।
अब अगला सवाल ये है कि ये एनवायरनमेंट कहाँ से आती है, तो इसका जवाब बहुत ही सीधा साधा है। बेसिकली जो आपके पास लंग्स हैं, ये आपके पास एक लंग होगा, एक बहुत बड़ा ही लंग होगा इस एल्वियोलाई के कंपैरिजन में, लेकिन मान लेते हैं कि ये लंग है जस्ट फॉर, बल्कि लंग को छोड़िए। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर अब देखेंगे तो लंग में हमारे पास एक बेसिक मीडियम होता है, और उसकी वजह ये है, और उसकी वजह आपको ये जब आप समझेंगे कि इस जगह पर एसिडिक मीडियम क्यों है जहाँ पर ये ऑक्सीजन को डंप कर रहा है, तो तब आपको समझ आएगा कि यहाँ पर बेसिक मीडियम क्यों है। तो बेसिकली यहाँ पर जो इसकी बनिस्बत बेसिक मीडियम है वो है कि यहाँ पर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा मिकदार में मौजूद नहीं है, मौजूद तो है लेकिन इतनी ज़्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मौजूद नहीं है। और कार्बन डाइऑक्साइड से एसिडिक मीडियम कैसे होता है, तो बेसिकली इसको समझने से पहले हम लोग इसको समझते हैं कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को डंप कैसे करता है। तो बेसिकली होता ये है कि हीमोग्लोबिन यहाँ तक आया रिलैक्स शेप में, वो अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर आ रहा था, यहाँ तक तो वो रिलैक्स शेप में आया। जैसे ही वो इसके करीब से गुजरेगा, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर काम हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। होता ही है कि इसके साथ साथ हमें बताया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा होता है रेस्पिरेशन के अंदर। ये जो दूसरी वाली रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन, इसके अंदर जब हम लोग खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइ, बल्कि मैं यहाँ जो है इक्वेशन लिख देता हूँ, खाने को हम लोग जब एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज, तो इसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, और इससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ऑफ कोर्स ये बैलेंस नहीं है, लेकिन बेसिकली हमारे पास ये और ये यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है और हमें ये चाहिए, और ये ऑक्सीजन जो है ये हीमोग्लोबिन लेके आ रहा है। अब बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर एक रिएक्शन होता है बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दोनों मौजूद हैं, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दरमियान एक रिएक्शन होता है जिससे हमारे पास बन जाता है H2CO3 या कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड बन गया तो बस बात ख़त्म, एसिडिक एनवायरनमेंट हो गई। और अब जो है कार्बोनिक एसिड बन गया, एसिडिक एनवायरनमेंट हो गई, तो हीमोग्लोबिन चेंजेस इनटू द टेंस शेप, और अब वो अपनी ऑक्सीजन को लीव कर देगा, और कोऑपरेटिव बाउंडिंग से तो ये प्रोसेस और भी आसान हो जाएगा। वापस से इस तक जाने के लिए एक और फाइनल चीज़ें देख लेते हैं कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन को टेंस शेप में कर देता है, कैसे कर देता है, कि यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट, जो हमने पढ़ा कि एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए टेंस शेप के लिए, ये क्यों चाहिए। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात है, होता ही है कि ये जो कार्बोनिक एसिड है ये मज़ीद रिएक्ट करता है, और ये मज़ीद रिएक्ट करके जो पानी है उसके अंदर डिसोसिएट हो जाता है, और अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो इस तरीके से ये डिसोसिएट होता है और H+ आयन प्लस HCO3 या बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। अब क्या होता है कि ये जो चीज़ है ये H+ आयन्स, ये हमारे हीमोग्लोबिन के ऊपर स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जिनको हम लोग एलोस्टेरिक साइट्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। तो उन एलोस्टेरिक साइट्स पे जाकर ये H+ आयन्स जो हैं वो लग जाते हैं, और उसको रिलैक्स्ड शेप से टेंस शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड आई वोंट गो इनटू द डिटेल कि कैसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब यहाँ तक हमने ये तो समझ लिया कि वो लोग वो ऑक्सीजन को डंप कैसे करते हैं, और अब हमारे लिए इस चीज़ को समझना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि अब हमें पता है कि अब ये आ रहा होगा हमारे पास, कन्वर्ट हो चुका है टेंस शेप में, तो यहाँ पर ये टेंस शेप में आ रहा है, और यहाँ पर अभी ये ऑक्सीजन की अब लेना नहीं चाहता है। जैसे ही वो इसके करीब से गुजरेगा, तो बेसिकली अब यहाँ पर बेसिक मीडियम है, यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड है मौजूद ही नहीं है, तो कंपैरेटिवली बेसिक मीडियम है। तो अब क्या होगा कि अब ये रिलैक्स्ड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब इसके लिए ऑक्सीजन की हाई अफिनिटी हो जाएगी, और अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जो है वो पकड़ लेगा। तो बेसिकली ये हीमोग्लोबिन का कॉन्सेप्ट था और उसका आइडिया था। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी ये समझने में कि कैसे हीमोग्लोबिन हमारी ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है।